नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पाया। कुछ ऐसे पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन करीब करीब 2 महीने बाद आज मुझे लगा कि नहीं यार, आज बहुत टाइम हो चुका है YouTube से वैकेशन लिए हुए। अब फाइनली गेट बैक टू वर्क होना पड़ेगा। और मेरे पास कुछ इंक्वायरीज़ थी, कुछ ईमेल्स और कुछ मैसेजेस थे, कमेंट्स थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो है। और दोस्तों, मुझे बहुत आज खुशी हुई कि कुछ चीज़ों के लिए जो है काफ़ी सारे लोग ज़्यादा कंसर्न हैं। जैसे कि कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है, सबसे ज़्यादा किस फील्ड में लोग जाते हैं, कौन सी फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब मिलती है और हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है। तो ये कुछ कॉमन और सिमिलर क्वेश्चंस थे। और क्या पढ़ना चाहिए वहाँ पर आकर, क्या फ़ील्ड हो, कौन सी बेस्ट फ़ील्ड रहती है, ये सब चीज़ें कुल मिलाकर क्वेश्चन थे। और फाइनली मैंने आज जो है थोड़ा सा एनालिसिस किया है। और जहाँ तक मैं इतने 6-7 सालों से यहाँ पर हूँ तो उससे मुझे एक तो तजुर्बा भी है। आसपास मैंने जो एनवायरनमेंट यहाँ पर देखा है, जो कल्चर देखा है, उसको ही मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं जानकारी दे दूँ कि हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी होती है। दोस्तों, ऐसा है, यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस तरह की जॉब करते हो, किस तरह की कैटेगरी में आते हो। लेट्स से अगर आप लेबर जॉब से रिलेट करते हो या ट्रांसपोर्ट से रिलेट करते हो तो मैं कहूँगा कि ड्राइवर की जो जॉब है यहाँ पर, जो ट्रक ड्राइवर्स की जो जॉब होती है, वो हाईएस्ट पेइंग जॉब मानी जाती है अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की बात करें। दूसरे इवन वो ऑफिस का अगर कोई बड़ा सा मैनेजर हो या सुपरवाइज़र हो, उससे भी ज़्यादा सैलरी जो है ड्राइवर यहाँ पर बनाते हैं। चूँकि पिछले 1.5 साल से गवर्नमेंट ने ये करा है कि जो भी ड्राइवर्स थे उनकी भी एक इमिग्रेशन कैटेगरी इन्होंने बनाई है। और उस इमिग्रेशन कैटेगरी के हिसाब से ड्राइवर्स भी अब पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उस हिसाब से बहुत शॉर्टेजेस थी यहाँ पर ड्राइवर्स की, और फाइनली जो है वो कैटेगरी आई और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो अगर मैं ड्राइवर्स की बात करूँ सैलरी की, तो ड्राइवर्स जनरली माइल्स पर काम करते हैं। जैसे कितने माइल्स उन्होंने कवर किए। लेट्स से अगर आप सिटी ड्राइवर है, सिटी ड्राइवर मतलब आप करीबन सिटी के आसपास ही घूमोगे 70-80 किलोमीटर के रेडियस में। अगर आप हाईवे ड्राइवर है तो आप मैक्सिमम 1000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे। अगर आप ट्रांस कनाडा या फिर आप क्रॉस कंट्री ड्राइव करते हो तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। सो कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ड्राइवर का जो जॉब है वो बहुत ही किफ़ायती है और मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। उसके अंदर ये एक और है कि आपको जो है टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता। ड्राइवर को ये एक एडवांटेज है, उसको जीएसटी में रिबेट मिलता है, बेनिफिट मिलता है। सो आप एवरेज लगा लीजिए, अगर मैं सिटी ड्राइवर की बात करूँ तो करीबन 25 से $30 के बीच में सैलरी पड़ता है ड्राइवर का 1 घंटे का। यानी करीबन अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आप देखें तो 1500 रुपये 1 घंटे का सैलरी बना लेता है। और एवरेज जो सिटी ड्राइवर है वो रन करता है मिनिमम 4 घंटे। तो आप 4 घंटे के हिसाब से लगाओ, आप 25 से 30 के बीच में अगर आप हिसाब लगाते हो तो $100 वो मिनिमम लेकर आता है। लेकिन अगर जो मैक्सिमम आप 10 से 12 घंटे भी आप ड्राइवर काम करते हैं तो उस केस में उनका सैलरी जो है बढ़ जाता है और वो कुल मिलाकर हो जाता है फिर $250 और उससे भी ज़्यादा। तो दिन का अगर इंडियन रुपीज़ में देखो तो 10 से 15 हज़ार रुपये जो है ड्राइवर यहाँ पर बना लेते हैं अगर पूरा दिन 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे काम करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है ड्राइवर्स में। और अगर मैं बात करूँ हाईवे ड्राइवर्स की, हाईवे ड्राइवर मतलब जो कि हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, जो कि डिस्टेंस मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करते हैं और गुड्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनका जो सैलरी है वो हाईवे ड्राइवर का सेम आवरली रहता है। और प्लस कुछ ड्राइवर्स जो है उनके अपनी शर्तों के अनुसार जो है माइल्स पर जाते हैं। माइल्स पर यानी कि मान लो कि 1000 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का लगा लीजिए आप करीबन 60 सेंट 70 सेंट पर किलोमीटर। सो उस हिसाब से आप मतलब ड्राइवर का जो है बनता है। और मतलब उसके बाद में प्लस जो भी आपका बेस है वो मिलता है। सो कुल मिलाकर माइल्स में ये फ़ायदा रहता है उनको कि थोड़ा सा सरप्लस बन जाता है। लेकिन उसमें ये है कि माइलेज के भी अपने अलग मतलब नुकसान है। अगर कहाँ पर कुछ डिस्टेंस कम हुआ तो आपको लॉस होगा। अगर या तो 1200-1500 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर तो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। अगर आप उससे कम है माइलेज तो आपको लॉस होता है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है आप क्रॉस कंट्री ड्राइव करते हो। जैसे कि एक ड्राइवर है और वो ड्राइव करता है लेट्स से मॉन्ट्रियल टू यूएस साइड या टोरंटो टू न्यूयॉर्क, टोरंटो टू कैलिफोर्निया, वैंकूवर। इन सिटीज़ में अगर ये मतलब क्रॉस कंट्री एक देश से दूसरे देश में जब एंटर होते हैं
तो उसमें थोड़ा-सा अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो 4 से 5 दिन का पूरा रिटर्न ट्रैवल होता है उनका, तो जाने का भी उनको मिलता है, आने का भी फ्रेट मिलता है। तो कुल मिलाकर आप लगाएँ 4 दिन का 5 दिन का सैलरी फ़िक्स होता है, और करीब-करीब अगर मैंने एवरेज जहाँ तक देखा है 3 से 5 हज़ार के बीच में एवरेज जो है इनकम कमा लेते हैं ड्राइवर्स। तो एक 3-4 दिन में, और बाकी के जो है दिन रेस्ट करते हैं, तो हफ्ते भर में इतना सारा पैसा बना लेते हैं। अगर एवरेज किसी की अगर इनकम देखा जाए ड्राइवर्स की, बहुत मतलब अपने टाइम पे काम करने के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 लाख डॉलर के करीब बनती है एक ड्राइवर, मतलब एवरेज इनकम। तो बहुत एक अच्छी खासी ये जॉब है। लेकिन अब इसके साथ कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं, कुछ आई मीन माइनस पॉइंट्स भी है अगर प्लस पॉइंट है तो। जैसे कि ड्राइवर्स का जो है, एक तो एक्सेसिव आवर्स होते हैं, आपको ड्राइव करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, तो आपकी आई साइट भी जो है इशू करती है आपको, आपकी बैक के भी इश्यू होते हैं। तो साथ साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है। ऐसा नहीं कि आपको क्रीम क्रीम मक्खन मक्खन खाने को मिलता है, लेकिन इश्यूज़ भी है इसके साथ। कुछ मेडिकल इश्यूज़ आते हैं अगर जो मतलब रूटीन में डेली ड्राइव करता है, अगर आप 5-10 साल, उसके बाद इसकी असर देखने को मिलती है। यंग एज में ज़्यादातर कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप एजेड होते जाते हो तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्राइवर्स की जॉब अवेलेबल है अभी आज की तारीख में भी। अगर कहीं पर भी आप किसी सड़क से क्रॉस हो रहे होंगे, किसी भी ट्रक के पीछे आप देखेंगे नाउ हायरिंग, ऐसा जो है एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो ड्राइवर की जॉब वैसे ही हॉट है, और उसके लिए आपको जो है कुछ ड्राइविंग के मापक दंडों को आपको फुलफ़िल करना पड़ता है। जो नियम है, कानून है, उनको फॉलो करना पड़ता है। आपको एक ईज़ी लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप जो है इस फील्ड में आप काम कर सकते हो। और दूसरी एक कैटेगरी है ओनर ऑपरेटर, यानी कि ओनर भी खुद है और ऑपरेट भी खुद ही कर रहे हो। मतलब आपका ट्रक खुद ही आपने ले रखा है, और आप किसी कंपनी के साथ टाई अप हो। जब भी वो कंपनी का कोई ऑर्डर आएगा तो आप उस ऑर्डर को मतलब सर्विस करोगे। तो ये एक ओनर ऑपरेटर की कैटेगरी है, जिसमें आप अपने टाइम पे जो है काम कर सकते हो। और एक अच्छी बात है, आप खुद से भी कर सकते हो धीरे धीरे, और फिर वो ओनर ऑपरेटर कन्वर्ट होते हैं अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी में, जो कि एक अच्छी स्टार्टअप है। अगर आपको एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, ये वो, अगर आप इंडिया से कुछ लेकर आते हो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो यहाँ पर हेल्पफुल करता है। तो ये तो रही बात हाईएस्ट पेइंग जॉब इन करंटली इन कनाडा। तो ये मैंने ड्राइवर कैटेगरी में कहा आपको। दूसरी कैटेगरी आती है वेयरहाउसिंग कैटेगरी, यानी सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन फील्ड भी यहाँ पर एकदम हॉट है। सप्लाई चेन में वैसे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर केसेस में। अगर आपको नॉर्मल कोई सप्लाई चेन का कोर्स किया है, या कुछ MBA टाइप किया है, या कॉमर्स बैकग्राउंड है, या बिजनेस एनालिसिस का कुछ बैकग्राउंड है, तो आपके लिए वेयरहाउस एक बढ़िया स्टार्ट करने का है, मतलब चांस मिल जाता है आपको। और करीबन आप एवरेज आप लगा ले कि 50 प्लस से आपका सैलरी स्टार्ट होता है वेयरहाउस के अंदर। उसमें आपको पूरा वेयरहाउस मैनेज करने को दिया जा सकता है, या जो भी पिकिंग है, सॉर्टिंग है, असेंबलिंग है, ये सब तरह के काम आते हैं। तो एक इसमें भी अच्छा खासा करियर है वेयरहाउसिंग में भी। लेकिन अगर आपके पास वेयरहाउसिंग में सप्लाई चेन का सर्टिफिकेट है, तो आप सप्लाई चेन एनालिस्ट भी बन सकते हो, और उस पर आपको करीब करीब मान के चले कि 70-80 हज़ार से ऊपर आपका स्लैब स्टार्ट होता है, अगर आप सप्लाई चेन सर्टिफाइड हो। तो सप्लाई चेन का मैंने आपको कहा सेकंड नंबर पर ये कैटेगरी है। और जो ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम हॉट कैटेगरी है, वो है कंप्यूटर साइंटिस्ट की, कंप्यूटर इंजीनियर्स की, और डेटा साइंटिस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के लोग हैं, IT के लोग हैं, जैसा कि मैं खुद IT से बिलोंग करता हूँ। और ये फील्ड थोड़ी सी मतलब एक दूसरी फील्ड से ज़्यादा एडेड एडवांटेज इसमें ये है कि ये ऑन डिमांड तो है ही है, और ये वर्सेटाइल भी है। इस पे IT के अंदर ऐसा नहीं कि केवल एक फील्ड हो, IT के अंदर मल्टीपल फील्ड्स है, बिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर आप लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, एनालिसिस है, केस स्टडी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का आता है, जहाँ पर आप नेटवर्क सेटअप है, फैसिलिटी सेटअप है, आप मतलब कुल मिलाकर डेटा माइनिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, और ये बहुत सारी ऐसी इसके अंदर फील्ड्स आती है बड़ी बड़ी, कि आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर IT के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है तो वो डेवलपमेंट में है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और दूसरा एक है कि अभी जो हॉट फील्ड्स चल रहे हैं, बिग डेटा वाला, यानी डेटा साइंस की फील्ड जो है अभी एकदम हॉटेस्ट फील्ड मानी जाती है यहाँ पर, अगर पैसों के मामले में माना जाए। अगर एवरेज डेटा साइंटिस्ट, अगर आपने नया कोर्स किया और आप ग्रेजुएट हुए हो,
तो आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट 70 प्लस से तो आप स्टार्ट करोगे, और मैक्स टू मैक्स तो कोई लिमिट है नहीं। आप अगर मैं बड़ी MNCs की बात करूं जहां पर डेटा साइंटिस्ट को हायर किया जाता है, 1.5 लाख पौने 2 लाख से इनका सैलरी स्टार्ट होता है। तो आप इंटेंसिटी देखें डेटा साइंस फील्ड में। और सेम अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, iOS डेवलपर हो, एंड्रॉयड डेवलपर हो, तो फिर तो आपका क्या ही कहना, मतलब अगेन वो 100,000 प्लस की क्लब में आप आ जाते हो कुल मिलाकर। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर इस चीज़ों में। और यहाँ पर कंपटीशन है, लेकिन इतना भी मतलब गंदा कंपटीशन नहीं है जैसा इंडिया में है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, मुझे भी आते हैं। लिंक्डइन पर आपका प्रोफाइल अच्छा खासा हो, आप अच्छा काम कर सकते हो इधर, और आपको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं कि आप इंडियन हो या आप कैनेडियन नहीं हो तो आपको नहीं, चूँकि आप मैं PR हूँ, लेकिन फिर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र की जाती है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, IT में। सो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। और एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ आपको इंटरव्यू के बेस पे मिल जाती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़े, एक्सेप्ट सिविल सर्विसेज। यहाँ पर भी सेम इंडिया की तरह ही जैसे इंडिया में UPSC होता है और हर स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे ही एग्ज़ाम यहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं, कनाडा ब्यूरोक्रेसी की जॉब के लिए। और जो भी आला अफसर यहाँ के होते हैं वो वहीं से चुन कर आते हैं। तो लेकिन इतना टफ़ नहीं है, मैंने देखा है यहाँ पर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इतना टफ़ नहीं होता है। सो एक वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हो। मैंने देखा है जो भी यहाँ पर हमारे इमिग्रेंट आते हैं वो उनका फोकस गवर्नमेंट जॉब्स पर बहुत कम रहता है, और इवन बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत कम रहता है ध्यान। ज़्यादातर ये लोग चाहते हैं कि किसी कॉरपोरेट में चले जाए या अच्छी कंपनी में जॉब कर ले, या फिर शुरुआत जो करते हैं वो रेस्टोरेंट्स वगैरह से करते हैं, लेकिन एंड गोल ये रहता है। तो मुझे ये लगता है कि मतलब हमें जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी देखना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए और उसको स्टडी करना चाहिए। जैसे सिविल सर्विसेज का मैंने कहा, बहुत रेयरली किसी के माइंड में आता है कि यार इस तरह का कोई एग्ज़ाम यहाँ पर भी होता होगा, या दे दो, या आर्म फोर्सेस का कोई एग्ज़ाम हो और पैरामिलिट्री का कोई एग्ज़ाम हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भी है, देनी चाहिए। और कंपटीशन खैर कम है इन मामलों में, तो हो सकता है उसमें आपके ब्राइट चांसेस बन जाए। तो एक गवर्नमेंट जॉब का भी एक अपना ही मतलब मज़ा है। और सैलरीज़ का ये देखो, गवर्नमेंट में स्लैब्स में कल ही देख रहा था एक जैसे पुलिस, यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अगर एवरेज कांस्टेबल की सैलरी देखें आप तो $67,000 प्लस जो है आपकी स्टार्ट होती है। और आपको जो भी TA DA जो भी एडिशनल है वो अलग से होता है। लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ों के एक नियम मापदंड है, अब उसी के अंदर स्केल के अंदर आप रहते हो। अगर उसमें आप आपने अप्लाई किया, आपको पहले ही बता दिया जाता है कि ये सैलरी आपको मिलेगी। तो ये एक अच्छा फेयर सिस्टम है यहाँ पर। और रही बात उसके बाद की कैटेगरी, तो उसके बाद की कैटेगरी में देखो एवरेज यहाँ पर कनाडा में एवरेज आप 3,000 से $3,500 आराम से एक बंदा कमा लेता है, चाहे वो लेबर जॉब करे या चाहे वो किसी भी तरह की छोटी जॉब करे। छोटी इन द सेंस कि किसी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में कहीं पर भी अगर एवरेज भी काम करता है सॉरी, तो एक अच्छा डिसेंट अमाउंट जो है बना सकता है। तो मंथली आपका 3,000 से 3,500 हर आदमी जो है कमा लेता है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि अगर आप कम कमाते हो तो आपको टैक्सेस भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपका इनकम कम है। अगर आपका इनकम 11-12 हज़ार ईयरली इनकम है, यानी करीबन इंडिया के हिसाब से 6-7 लाख रुपये, तो आपको टैक्स नहीं भरना है। अगर आपका उससे ऊपर जाता है, मान लो कि आप 35,000 कमाते हो, तो आपका टैक्स ब्रैकेट बहुत ही कम रहता है। आप बहुत ही कम ब्रैकेट में आते हो तो आपको टैक्सेस में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है, और आपको GST HST क्रेडिट्स मिलते हैं यहाँ पर। तो अगर आप मिनिमम सैलरी पे हो तो ये एक फ़ायदा है। जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ता है वैसे वैसे आपका टैक्स का जो है ब्रैकेट बढ़ता है। आपको मैक्सिमम यहाँ पर 49% टैक्स काटा जाता है। अगर मैक्सिमम $2.5 लाख से ऊपर आपका सैलरी है तो आपका आधे से आधा, मतलब आधा सैलरी जो है टैक्स में चला जाता है। और वो ज़रूरी भी है यहाँ पर टैक्स, क्योंकि आप सिस्टम किसी भी देश का अगर सही चल रहा हो, वहाँ पर सभी लोग जो टैक्स देते हैं तभी आपका सिस्टम जो है सुचारू रूप से चल पाता है। सो ये एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर। तो जॉब्स के मामले में देखें, अगेन मैंने जैसे कहा मिनिमम वेज यहाँ पर $15 है, और अभी बात चल रही है कि शायद $15.25 या $15.5 किया जाए पेंडेमिक के बाद। सो वो मतलब $15 के हिसाब से लगाओ आप। अगर मिनिमम आप 900 रुपये एक घंटे का कमा रहे हो, अगर 8 घंटा भी आप काम करते हो दिन का, सो आप 7,200 रुपये आप घर पे लेकर जाते हो एवरी डे। आप हफ्ते में 5 दिन जाते हो जॉब, तो 35-36 या मैक्सिमम 40,000 आप जो है ना, मिनिमम आप 40,000 हफ्ते का इजीली कमाते हो। और अगर मैं इसके अगेंस्ट में ख़र्चा देखूँ तो हफ्ते का खर्चा आपका आएगा लगभग $100 मान के चले आप।
यानी कि 7,000 रुपये मैक्सिमम जो है यहाँ पर खर्चा रहता है। आप डिसेंट लाइफ आराम से जी सकते हो। आपका रेंट, अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हो, आपका खुद का है प्रीमाइसेस, तो बात अलग ही है, लेकिन अगर आप रेंट पे रहते हो फिर भी आप अच्छा खासा अमाउंट जो है बचा सकते हो। मैंने कैलकुलेट, मेरे हिसाब से जब मैं शुरुआत में आया था, मैंने सोचा था यार कि यार चलो 3,000-3,500 तो कमा ही लेते हैं, तो उसके बाद में बचता क्या है। तो उसके बाद में फिर भी व्हेन आई कैलकुलेट, तो मुझे लगता था कि $2,200 मैं आसानी से सेव कर सकता हूँ अगर मैं सही तरह से मतलब उसको यूज़ करूँ। जैसे कि मेरा रेंट निकाल कर, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस निकाल कर, जो भी मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उसको निकाल कर, फिर भी अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट आप बचा सकते हो। अगर 3500 कमाते हो आप, उसमें से $2,000 भी अगर आपने बचा दिया, तो कुल मिलाकर आपका वो सम हो जाता है 1.5 लाख। तो आप आज के हिसाब से 1.25 लाख रुपये आप सेव कर लेते हो अपने लिए। तो 12 महीने का वही अगेन आपके ऊपर है वो कितना सेव करते हो आप। तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि मिनिमम वेज वाला भी एक अच्छी डिसेंट लाइफ यहाँ पर जी सकता है। अगर आप हैवी जॉब्स पे हो, एक प्रोफेशनल जॉब्स पे हो, तो फिर तो आपका क्या ही कहना। सो ये कुछ मैंने ग्रीन फील्ड आपको बताया, ड्राइवर्स है। सप्लाई चेन फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहे, वो भी एक अच्छी हॉट फेवरेट फील्ड्स है। और तीसरी मैंने आपको बताई तो गवर्नमेंट जॉब्स, जहाँ पर लोगों का कम ध्यान रहता है, लेकिन अच्छी खासी वहाँ से भी जो है आप इनकम ले सकते हो अगर आप वहाँ पर क्वालिफाई होते हो। और कुछ सिविल सर्विसेज है यहाँ पर, और लेटर ऑन आईटी फील्ड है जो कि एवरग्रीन फील्ड है। और अभी माना जा रहा है कि डेटा साइंस के अंदर अगला जो समय आने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, यानी कि एआई का युग है। सभी कुछ जो है ऑटोमेटिक हो गया है। यहाँ तो लगभग आप किसी भी स्टोर में मैं जाता हूँ तो वहाँ पर हम जब चेकआउट करते हैं, हम वहाँ पर चेकआउट करने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से बिल पे करते हैं, उस टाइम जो है वहाँ पर मशीनें लगा रखी है उन्होंने, आप आइटम खुद ही स्कैन करें और खुद ही पे करके एग्ज़िट हो जाए। तो ये चीज़ें खैर यहाँ पर ही सफल हो सकती है। इंडिया में साला थोड़ा सा मुश्किल है, चूँकि लोग स्कैन ही नहीं करेंगे और सीधा सा निकल जाएंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब सारा ऑटोमेटेड है, लाइंस बिल्कुल नहीं लगती यहाँ पर इस मामलों में। और एक खैर एम्प्लॉयमेंट ख़तरे में है इससे, लेकिन फिर भी और दूसरी जगह आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हो जहाँ पर आप बचा सकते हो, डेफिनेटली बचा सकते हो। बीइंग अ बिजनेस भी उन्हें भी सोचना पड़ता है। तो पूरा जो आगे का जो वक्त है, पूरा दौर है आगे का, 2026-2030 तक का, सब वैसे तो कह रहे हैं कि 2050 तक का जो भी टाइमिंग है वो सारा एआई का युग है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। सभी चीज़ें फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगी तब तक। इवन गाड़ियाँ भी जो है इलेक्ट्रिक आ रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है। तो इसका साफ साफ असर आपको देखने को मिल रहा है। और उसमें डेटा साइंस है और मशीन लर्निंग है, ये पीक पर रहेगी ये फील्ड्स। तो अगर आप जो भी कनाडा के लिए ट्राई कर रहे हो या किसी और भी कंट्री के लिए आप अगर जाना चाहते हो, तो आप डेटा साइंस फील्ड के बारे में थोड़ा सा देख सकते हो, मशीन लर्निंग के ऊपर थोड़ा सोच सकते हो। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, तो अगर आप इंजीनियरिंग के बाद आ रहे हो, आपका रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आपका कोई भी फील्ड हो, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है कि आप 40 साल के बाद भी अपना करियर चेंज कर सकते हो एक छोटा सा कोर्स करके। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। सो यहाँ पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नंबर 1, और दूसरा एक डिसेंट इनकम जो कि आप डिज़र्व करते हो। और चूँकि हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। काफ़ी लोगों को जो है डिज़र्विंग कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, लेकिन यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है। एक सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर दोस्तों ये लगी कि यहाँ पर किसी तरह का कोई आरक्षण या किसी तरह का रिज़र्वेशन नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हमारे देश में चूँकि इतनी सारी कास्टिज़म और ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कहीं पर इवन जॉब के लिए अप्लाई करना। गवर्नमेंट पोजीशंस तो लगभग मिल ही नहीं पाती, इतना सारा रिजर्वेशन है और ऊपर से कंपटीशन। तो यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर आप प्योरली ऑन स्किल बेसिस आपको जो है सारी चीज़ें मिलती है। अगर आप में स्किल्स है, आप में गट्स है, तो आपको लाइक यू डिज़र्व एवरीथिंग। अगर आप में वो नहीं है तो अगेन फिर भी आप मिनिमम डिसेंट इनकम तो कमा ही सकते हो यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको कहा, एवरेज 3,000 से $3,500 आप इनकम कमा सकते हो विद टैक्स। तो 2 लाख रुपए, 1.80-2 लाख के बीच में आपका जो है मंथली आपका मिनिमम इनकम यहाँ पर आता है। इससे अगर आप ज़्यादा काम करते हो, 70,000, 80,000, 1 लाख के पैकेज पे हो, तो फिर आपका 50-60 लाख रुपए का पैकेज है। तो लेकिन उसमें फिर टैक्सेस भी लगते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही मामलों में एक अच्छी खासी इनकम यहाँ पर लोग कर लेते हैं। यहाँ पर एवरेज हाउस होल्ड इनकम मैंने देखा है कनाडा में $88,000 है। एवरेज हाउस होल्ड मतलब पूरे परिवार की इनकम। जैसे क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, यहाँ पर बच्चे भी काम करते हैं, 17 साल 18 साल के बाद काम चालू कर देते। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 88 से $90,000, यानी कि वही
54 लाख 55 लाख ईयरली इनकम यहाँ पर फैमिली इनकम होती है। सो इजीली आप अपना हाउसिंग भी अफोर्ड कर लेते हो उसी इनकम से। सो इसी तरह से यहाँ पर इनकम का ब्रैकेट सेट किया गया है ताकि तब सभी लोगों को यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी रहे हर एक चीज़ में। इवन प्रोडक्ट प्राइसिंग है, चीज़ें यहाँ पर जो बिकती है उन सभी चीज़ों को कंट्रोल पूरी तरह से रहता है। ऐसा नहीं कि कोई अपनी मनमानी से कोई भी प्राइस आपसे ले ले। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। सो हाईएस्ट पेइंग जॉब के लिए मैंने आपको कैटेगरी में बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि किस तरह से आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सी है। और भी मैं थोड़ा सा और रिसर्च करके आपको और भी फील्ड्स के बारे में बताऊंगा। आप में मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें किस फील्ड के बारे में मुझे आपको बताना चाहिए, आपकी क्या फीडबैक है इस वीडियो के ऊपर। तो मैं हो सकता है आने वाले दिनों में एक और वीडियो आपके लिए इस तरह से लाऊं, और भी यूज़फुल कंटेंट के लिए, और भी इमिग्रेशन कनाडा के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए जुटा पाऊँ। सो मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। सो दोस्तों अब शायद मुझे आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा ठंड सा माहौल हो गया है। सो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे शायद कल परसों या अगले हफ्ते कभी भी, जैसा मुझे टाइम मिलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहे मेरा चैनल, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे एनालिटिक्स में काफ़ी लोग हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ जिन्हें इसकी खास ज़रूरत है। सो प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।